जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज कविता। वेलकम टू द लर्निंग गैंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना, उसके शब्दों के कुछ अर्थ और उससे जुड़े हुए प्रत्यक्ष कुछ प्रश्न। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्या कहती है संविधान की प्रस्तावना। उद्देशिका भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। अब देखते हैं इसमें से हमें किन किन शब्दों के अर्थ समझने हैं। तो देखिए, ये है शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके अलावा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ को यदि हम पूरी तरह से समझ लें तो संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है वो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात और है कि ये जो शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पहले इस तरह से नहीं थे। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। देखिए यहाँ पे संपूर्ण, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये 3 शब्द जो है वो संविधान के 42वें संशोधन, संविधान के 42वें संशोधन 1976 का 1976 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया है। तो यदि अब ये है तो पहले क्या था? पहले ये था प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें नए 3 शब्द जोड़ दिए गए, संपूर्ण, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। उनको जुड़ के ये बन गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसी तरह से ये जो वर्ड है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहाँ पे भी अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया है। पहले ये सिर्फ था राष्ट्र की एकता, और राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा ही जोड़ा गया है। तो यदि यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता या संपूर्ण समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा। तो चलिए हम एक एक करके शब्दों के अर्थ देखते हैं शब्दों के अर्थ। सबसे पहले उद्देशिका। जब आप कोई भी टेक्स्ट बुक खोलते हैं तो उसमें आमुख से पहले या कभी कभी बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना दी हुई होती है और उसमें एक शब्द प्रयोग में लाया गया है उद्देशिका। उद्देशिका कहने के पीछे इसका पर्पस ये रहा होगा क्योंकि इसके अंदर भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे जो भी उद्देश्य निहित रहे हैं उनको
वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि इसका एक जो सिनोनियम हिंदी में है वो है प्रस्तावना, लेकिन यदि इसका इंग्लिश वर्जन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा वो इंट्रोडक्शन या प्रीफेस न होकर सिर्फ और सिर्फ प्रिम्बल होगा। तो कह सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को 3 नामों से जाना जाता है: प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रिम्बल। अब देखते हैं उसमें निहित कुछ शब्दों के अर्थ। सबसे पहले देखिए भारत के लोग। तो ये जो भारत के लोग शब्द है ये आया किसके लिए है? तो ये आया है भारत के नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, ठीक है, भारत के नागरिकों के लिए। नेक्स्ट है इसी में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता से पूर्व हमारा जो देश था उसमें अंग्रेज़ों का राज था और उससे पहले राजा महाराजाओं का राज था, और उससे पहले भी राजा महाराजाओं का भी राज था और गणतंत्र भी था और राजतंत्र भी था। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ तब तक भारत आज़ाद हो चुका था। तो ये निश्चय किया गया कि आज़ादी से पूर्व की जो स्थिति थी उसे पूरी तरह से प्रशासन के संदर्भ में बदल दिया जाना चाहिए, और ये निश्चय किया गया कि अब भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और इसी स्वतंत्रता को दर्शाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन 3 शब्दों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को काम में लिया गया। तो यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य हो गया आंतरिक व बाह्य मामलों, आंतरिक व बाह्य मामलों में, आंतरिक व बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता या पूरी तरह से स्वतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है समाजवादी। देखिए फिर समाजवाद जो है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द से तात्पर्य मार्क्स की विचारधारा नहीं है। वो जो मार्क्स की विचारधारा है वो अर्थशास्त्र के संदर्भ में आती है। यहाँ समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है समाज में निहित भेदभाव की समाप्ति, समाप्ति और समभाव यानी समान भाव समाज की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है राष्ट्र का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, विशेष धर्म नहीं होगा। अब यहाँ पे विशेष धर्म नहीं होगा का अर्थ ये नहीं है कि भारत के जो लोग हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं या वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, बल्कि यहाँ पे शब्दों का अर्थ है पंथ निरपेक्षता को बहुत ही ब्रॉड सेंस में लिया गया है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, धर्म और पंथ 2 अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। वैसे तो धर्म का जो साहित्यिक या भारतीय दर्शन का अर्थ लिया जाए तो वो होता है धारण करने योग्य, ठीक है। लेकिन हम लोग जो बड़े या बड़ा नहीं, मैं कहूँगी संकुचित अर्थ में हम लोग इसको इससे जोड़ देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, जो कि इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। देखिए पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राष्ट्र का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, यानी भारत देश में किसी एक विशेष धर्म को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ये जो हमारा राष्ट्र है वो सर्वधर्म संपन्न होगा। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, सभी धर्मों को आदर प्राप्त होगा और सभी व्यक्तियों को सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक।
लोकतंत्रात्मक अवधारणा किसकी है आप सभी जानते हैं, अब्राहम लिंकन की। तो यहाँ पे भी इसका अर्थ वही है, लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए शासन। ठीक है, जनता के लिए शासन। देखिए लेकिन यहाँ पे ये जो शब्द है लोकतंत्रात्मक, वो ये स्पष्ट नहीं करता है कि ये जो लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति है हमारे यहाँ पे, वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, क्योंकि हमें इस शब्द से यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि जनता सीधे शासन करती है या जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। जब हम डेप्थ में स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, या जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी कहा जा सकता है। आगे चलते हैं गणराज्य। देखिए गण का अर्थ है जन या लोग, जन या लोग, और आगे जुड़ा हुआ है राज्य, यानी कि कोई भी ऊंचे से ऊंचा पद, राष्ट्र का सर्वोच्च पद भी होगा, वो भी जन या लोगों के द्वारा ही शासित होगा। किसी वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई पद नहीं दिया जाएगा, मीन्स वंशानुगत पदों पर नियुक्ति नहीं होगी। ऊंचे से ऊंचा पद, जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, उस पर भी जनसाधारण में से भी कोई भी उस ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। ठीक है, वंशाधारित पद का अभाव। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि प्योर डेमोक्रेसी रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए संविधान ने हमें 3 तरह की न्याय व्यवस्था प्रदान की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक से तात्पर्य क्या है, जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। इसी तरह से आर्थिक का मतलब है अर्थ या उत्पादन या वितरण, अर्थ या उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे, समान अधिकार प्राप्त होंगे। और इन अधिकारों का यूज कैसे करेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम भी लेटेस्ट जो ले सकते हैं वो है हमारा जो सबसे बढ़िया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से मैं भी आपसे भी जुड़ी हुई हूँ। जी हाँ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केवल भारत ही नहीं दूसरे देशों में भी सभी लोगों को चांस देता है कि वो अपने टैलेंट, अपनी एलिजिबिलिटी के बूते पर चाहे तो चैनल बनाकर ब्लॉगिंग के माध्यम से या एफिलिएट बिजनेस के थ्रू किसी भी तरह से वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपने आप को फेम कर सकते हैं। जो भी वो चाहें सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं। बस कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसमें हमें अपनी डिग्निटी को बनाए रखना होता है। चलिए ठीक है, देखते हैं।
देखते हैं और दूसरे शब्द। अगला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए फ्रेंड्स, संविधान की उद्देशिका में ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो हमें दी गई है उससे हमारा परिचय करवाया गया है। विचार कि हम विचार कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। दूसरा, उन विचारों की अभिव्यक्ति भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का माध्यम जो है, भाषा जो है, वो ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति करने वाले की भी और उस अभिव्यक्ति को देखने या सुनने वाले की भी गरिमा को बनाए रखे। विश्वास मतलब किसी भी चीज़ में जो आपका विश्वास है, आपके मूल्य, आपकी नीतियाँ, उसकी स्वतंत्रता। धर्म, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, चाहे वो व्यक्ति हिंदू है लेकिन वो मुस्लिम धर्म को मानता है, चाहे व्यक्ति सिख है लेकिन वो गिरजा में जाकर और प्रेयर करता है। और उपासना की स्वतंत्रता, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जो हमें प्राप्त है किस रूप में? मौलिक अधिकार, है ना? मौलिक अधिकार के रूप में हमें ये प्राप्त है। फिर है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता शब्द का अर्थ है यहाँ पे समानता, इक्वलिटी, समानता। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? देखिए, प्रतिष्ठा का अर्थ है यहाँ पे उपाधियों का अब अंत कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है उपाधियों का अंत, ऐसा माना जाता रहा है कि जो उपाधियाँ दी जाती थी उनकी वजह से सामाजिक वर्ग भेद को बढ़ावा मिलता था। उपाधि पाने वाला कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाता था और जो लोग उन उपाधियों से वंचित रह जाते थे, उन उपाधियों को पाना चाहते थे लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाती थी, उन लोगों में कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते थे। तो ऐसा माना गया कि ये जो उपाधियाँ हैं वो सामाजिक वर्ग भेद को बढ़ाने वाली हैं, इसीलिए उनका अंत कर दिया गया और अब योग्यता के आधार पर कोई भी व्यक्ति प्रसिद्धि पा सकता है और अपना नाम कमा सकता है। दूसरा है अवसर की समानता। यहाँ पे सभी व्यक्तियों को अपनी उन्नति के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अंगीकृत। संविधान को अंगीकृत करते हैं। यहाँ पे अंगीकृत का मतलब है स्वीकार करना, कि हमने इसे अब स्वीकार कर लिया है, अडॉप्ट करना। ठीक है, अडॉप्ट करना। और अधिनियमित का मतलब है कि संविधान के अधीन रहकर नियमों का पालन करना, अधीन रहकर नियमों का पालन करना। और इसका अंतिम जो शब्द है जिसका हमें अर्थ देखना है वो आत्मार्पित है। तो देखिए, इसमें भारतीय दर्शन की झलक हमें देखने को मिलती है। भारतीय दर्शन में माना जाता है कि आत्मा जो है वो अजर और अमर है, शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है। तो जिस तरह से आत्मा अजर और अमर है, उसी तरह से हमारा जो ये संविधान है वो भी अजर और अमर है। इसीलिए हम इस संविधान को अपनी आत्मा को अर्पित करते हैं, ताकि जिस प्रकार से आत्मा की अमरता है उसी प्रकार से संविधान की अमरता भी साथ साथ चलती रहेगी। आत्मा को अर्पित करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इनडायरेक्टली भारतीय दर्शन की झलक हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग शब्दों के अर्थ कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स देखिए, कई बार भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें से कुछ प्रत्यक्ष प्रश्न बनते हैं,
जिनके उत्तर हमें आने चाहिए। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से डायरेक्टली बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। मैं मिलती हूँ आपसे संविधान की प्रस्तावना के प्रश्नों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।